हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 8 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और आज हम लोग फिर आगे बढ़ने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि टोटल आपको 60 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करवाऊँगा, और ये 60 का 60 क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही वीवीआई होंगे, जो आपका 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है और 2 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। उसके लिए मैं आशा करता हूं कि अगर आप सारा वीडियो को देखेंगे और सारा शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जितना आपको जवाब देना है, सारा सारा इससे आपका आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें बताया है कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना नियम दिया जिसको हम लोग बाम हस्त नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। बाम हस्त नियम यानी कि बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जिसमें बायां हाथ के 3 अंगुली को लिया जाता है, और इस तीनों में से जो सबसे ऊपर जो मोटा वाला अंगुली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो थंब बोलते हैं, उसको अंगूठा बोलते हैं। ठीक है, ये जो उंगली है, ये वाला उंगली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 फिंगर बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। और जो बीच वाला उंगली है इसको हम लोग मध्यमा बोलते हैं। मध्यमा यानी कि सेंट्रल फिंगर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तीनों उंगली को कुछ इस प्रकार से रखना है कि तीनों उंगली देखिए, अंगूठा ऊपर की तरफ, जो आपका 4 फिंगर है ये उधर की तरफ, और ये आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपका आगे की तरफ होगा। यानी कि तीनों का तीनों क्या होगा? एक दूसरे का 90 डिग्री पर होगा। तो अगर तीनों फिंगर को एक दूसरे के 90 डिग्री पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इसमें से 2 फिंगर के बारे में सोचना है, तर्जनी और मध्यमा। तो तर्जनी उंगली यानी कि ये 4 फिंगर, यदि 4 फिंगर आपको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, मिडिल फिंगर जो सामने वाला फिंगर है वो आपका विद्युत धारा को दिखाए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका थंब है यानी कि अंगूठा है, ये आपका चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगा। यानी ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक एरिया यानी कि क्षेत्रफल, हम लोग मैग्नेटिक क्षेत्र कहेंगे, और नीचे वाला विद्युत धारा होगा। तो बस आपको इस फिगर से ही आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिगर बना के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार अगर हम लोग अपने हाथ के 3 अंगुली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे से 90 डिग्री पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाए, तो वैसे स्थिति में जो आपका अंगूठा है वो आपको किसको दिखाएगा? चुंबकीय बल की दिशा को दिखाएगा। बस यही बात यहाँ लिखा गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच द 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, हम लोग क्या करें? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार क्या है आपका कि हम लोग स्ट्रेच मतलब फैला रहे हैं, किसको 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एवं थंब को, बाएं हाथ के इन 3 अंगुली को हम लोग फैला के रखते हैं इस प्रकार, इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से कि दैट ऑल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सभी फिंगर क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इफ द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो 4 फिंगर है वो आपको क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को दिखाए, करंट, देन द थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस स्थिति में थंब जो है वो क्या दिखाएगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स के दिशा को दिखाएगा। इसी को हिंदी में भी लिखा गया, क्या लिखा गया है? इस नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा
को इस प्रकार रखा जाए कि तीनों एक दूसरे के, देखिए ना, इस नियम के अनुसार यदि तीन अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को इस प्रकार रखा जाए कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जो बच जाता है वो चुंबकीय बल की दिशा को निर्देशित करता है। इसे ही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज हो जाता है आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और ये फिगर थोड़ा बना दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन बनाइएगा तो आपका नंबर में कंफर्मेशन ज्यादा रहेगा कि 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। होता क्या है, आकाशीय खगोलीय दूरी को मापने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में ये क्या है आपका, तो बोला जाता है क्या कि बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के द्वारा एक साल में तय किया गया दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह खगोलीय दूरी को मापने वाला मात्रक होता है। इंग्लिश में क्या लिखे देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में और एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा लाइट के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे हम लोग। और एक लाइट ईयर का जो मान होता है प्रकाश वर्ष का मान, वो होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, या हम लोग कहें 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ये वैल्यू होता है प्रकाश वर्ष का। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, तो 22 में चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, प्रति चुंबकीय पदार्थ। यहां दिया हुआ प्रति चुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखना है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब एक होता है चुंबकीय, एक होता है प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागना, चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागना, इसका गुण लिखना है। तो 2 गुण हम लोग लिख रहे हैं। पहला गुण क्या है, लिखा है देखिए, व्हेन अ bar of diamagnetic material is suspended freely between 2 magnetic poles of magnet। क्या बोला गया है कि मैग्नेट का 2 पोल है, मैग्नेट का तो 2 पोल होगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होगा। उसके बीच में किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब डायमैग्नेटिक मतलब क्या, प्रति चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ बार को, बार का मतलब एक प्रकार से आकृति होता है, इस प्रकार का आकृति, बार को जब रखा जाता है फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब फ्री में छोड़, यानी फ्री छोड़ दिया इसको घूमने के लिए, ऐसा स्थिति में क्या होता है, देन इट टर्न्स टू बिकम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाता है। एक होता है ना कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे इसको रखते हैं बार मैग्नेट को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के 2 पोल के बीच, तो ये ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये तुरंत पलट जाएगा, मतलब इसको चुंबकीय क्षेत्र से दिक्कत है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या है, प्रॉब्लम है, ये बात ये दिखाता है, इसीलिए इसको प्रति चुंबकीय कहा गया है। दूसरा ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो होता है ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगला पॉइंट है, इट्स ससेप्टिबिलिटी इज टेंड्स टू नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव इट्स ससेप्टिबिलिटी इज टेंड्स टू नेगेटिव, कहने का मतलब हो गया कि इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये नेगेटिव के तरफ टेंड्स करता है। फॉर लेट द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज
-1.7 इंटू 10⁵ लेड के लिए अगर बात करें तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो होता है -1.7 इंटू 10⁵ होता है। इसी को हिंदी में क्या लिखा है देखिए, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को किसी चुंबक के नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल के बीच मुक्त अवस्था में लटका दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। वो क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। उसी तरह बात करें यहाँ पर दूसरा प्रकृति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है तापमान में परिवर्तन से मुक्त होता है, मतलब तापमान में परिवर्तन होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है इसका क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति इसका नेगेटिव होता है, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होता है। जैसे लेड के लिए बात करें तो लेड का चुंबकीय प्रवृत्ति होता है -1.7 इंटू 10⁵। लेड के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति कितना है, -1.7 इंटू 10⁵ होता है। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक चालक होता है, एक अचालक होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ चुका है। चालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं, जबकि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ बोलते हैं। यहाँ एक नया टर्म आता है आपके पास में जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका सारा गुण चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच में मैच करता है, यानी चालक और अचालक पदार्थ के बीच में जिस पदार्थ का गुण आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए वही चीज यहाँ पर क्या है लिखा गया है, दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब हो गया चालकता और रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया प्रतिरोधकता। ये दोनों का दोनों आर इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कहने का मतलब है ये दोनों किसके बीच में होता है, कंडक्टिविटी एंड, यहां पर कर दीजिए एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कहने का मतलब हो गया कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो इसका होता है वो कहाँ होता है, इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर के, इंसुलेटर और कंडक्टर के रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में होता है। ठीक है, यानी अगर बात करें हम लोग कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए और आपका इंसुलेटर के लिए जो होगा उसके बीच में जिसका रेजिस्टिविटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। या उसी तरह से वैसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी चालक और अचालक के बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। वैसे पदार्थ जिसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम होता है इत्यादि। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम इत्यादि। दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन में यदि 2 मार्क्स है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स आपका एग्जाम्पल में रहेगा। तो एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, या इसको लिखे। तो जैसे आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कभी आप पढ़े होंगे उसी तरह से यहाँ आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। क्या होता है कि आवेश को ना तो समाप्त कर सकते हैं ना ही इसको पैदा कर सकते हैं, इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। वही कुछ ऐसा ही है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही इसे पैदा किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one body to other। यानी कि हम लोग चार्ज को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे,
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। यही हो जाएगा आपका क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दैट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, प्रेरण में क्या होता है कि हम लोग जब किसी कॉइल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किसी भी कॉइल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। अगर जिस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं उसी में अगर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास दो कॉइल है, देखिए यहाँ पर दो कॉइल हो गया, एक कॉइल में हम लोग करंट देंगे, एक कॉइल में हम लोग करंट देंगे एसी सोर्स के द्वारा, और दूसरा में ऑटोमेटिक अगर मान लीजिए ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा तो इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग कहेंगे। वही चीज देखिए, जब किसी कुंडली से होकर टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट का मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है तो पहले कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, दूसरे में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस कॉइल में हम लोग करंट देंगे और इसके कारण यहाँ पर ईएमएफ मिलेगा। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का विवर्तन को समझाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वहां पर छाया बन जाता है। एक्चुअल में हम लोग पहले से जान रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर ऐसा बात है कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो जहां पर ऑब्जेक्ट था वहां अंधेरा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वहां क्या होता है, लाइट थोड़ा सा टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो जो मुड़ जाता है इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर के गुजरती है तो वस्तु के ज्यामितीय छाया की ओर प्रकाश मुड़ जाती है। वस्तु के ज्यामितीय छाया की ओर क्या होती है, प्रकाश मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो क्या है, when light is passes through any translucent object। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु। जब अपारदर्शी वस्तु से होकर के क्या होगा, प्रकाश जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, then it turns into the geometrical shadow of that object। तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल शैडो में ये लाइट क्या होगा, जाकर के मुड़ जाएगा। यानी ये लाइट जो है मुड़ जाएगा किधर की तरफ, टर्न्स कर जाएगा इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है आपका ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्यामितीय छाया, उधर के तरफ जाकर के ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं, दिस बेंडिंग फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। तो आज हम लोग इतना तक के रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि 50 से 60 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।